देख ही लिया होगा। आई थिंक सबको आइडिया मिल गया फंक्शन है क्या। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, ताकि आपको समझ तो आए कि इसका मतलब क्या है। लास्ट स्टूडेंट प्लीज, आवाज आ रही है? तो आप बताइए मुझे क्या समझते हैं आप ये अपने पूरा सुना लेक्चर आपने। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। लास्ट वाले दो स्टूडेंट्स देखो, पैसिवली बैठने का मतलब नहीं है। यस, सॉरी फॉर दैट। नहीं माइक दे दो उनको। हाँ, तो एक माइक आई वांट कि इट शुड बी इंटरेक्टिव। अगर अब मैं 20 मिनट बोल रहा हूँ तो 20 मिनट आपको लगे सही कि हाँ भी कुछ सुन के समझ के गए, ऐसे नहीं कि जब सुनो चल रहा है, ऐसा नहीं। What is myocardial infarction? सर पूछ रहे हैं, बेटा जवाब दो। आप क्या समझे अभी लेक्चर से? अभी पूरा आपने 30 मिनट सुना आपने लेक्चर आपने। एनी वॉलंटियर जिसको समझ आया हो? नहीं? So it is a cardiac disorder in which our coronary artery gets broken by deposition of fat or plaque something. तो क्या सिर्फ ब्लॉकेज होने से जो कोरोनरी आर्टरी सिर्फ किसी फैट से ब्लॉक होगी तभी इंफेक्शन होगा? सर एयर भी हो सकते हैं, एयर एम्बोलिज्म। इट कैन बी एनीथिंग। और क्या समझा इसके बारे में आपने? अभी पूरा पढ़ा मायोकार्डियल इंफेक्शन है, और क्या समझ आया आपको? अभी इसमें मैनेजमेंट पढ़ी हमने। मैनेजमेंट क्या होगा? मैनेजमेंट से पहले जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगा, मैनेजमेंट तो तब होगी ना जब आपको बीमारी का पता होगा। और क्या समझ आई? नहीं ठीक है, आपका आपने ट्राई तो करी, कम से कम कोई खड़ा तो होगा। इट्स गुड। लास्ट वाले प्लीज। नहीं, शैली कॉजेस में बताओ क्या है, कॉजेस इसके क्या है? कॉजेस ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन। नहीं आप समझे क्या हो मायोकार्डियल इंफार्क्शन से? क्या कहना चाह रहे थे? अभी 20-30 मिनट की क्लास थी, आपने सुना, समझ क्या आया आपको? सर नॉर्मल भाषा हम इसको हार्ट अटैक बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है अटैक का? सर इसमें सर मायोकार्डियल इंफार्क्शन, मायोकार्डियम होती है हार्ट की मसल्स लेयर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, हार्ट की मसल्स इसमें डैमेज हो जाती है ड्यू टू इम्प्रॉपर ऑक्सीजन। वेरी गुड। इम्प्रॉपर ऑक्सीजन फ्लो। और Flow. इम्प्रॉपर ऑक्सीजन फ्लो इसलिए होता है क्योंकि जो कोरोनरी आर्टरी होती है ना सर, उसमें प्लेक फॉर्मेशन हो जाता है ठीक है, इसकी वजह से। तो ओनली एक ही कारण है, प्लेग के कारण है सिर्फ? नो सर, इसके पॉजिटिव एजेंट्स जैसे मैंने बताया, एज हो सकता है, हेरेडिटरी फैक्टर्स हो सकते हैं, नहीं। जेंडर्स हो सकता है, ओबेसिटी हो सकता है। These are risk factor. These are the risk factor for the myocardial infarction. मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन का ही टॉपिक क्यों चुना गया आज, हार्ट फेलियर क्यों चुना गया? इट कैन बी टॉपिक ऑफ हार्ट फेलियर ना। आप ठीक हो, काफी हद तक काफी ठीक रहा है। कोई और स्टूडेंट्स जो मुझे सही बता सके, इसको समझ आया हो दिल से? लास्ट बेंच से या तो बहुत आगे जाते हैं या बिल्कुल पीछे जाते हैं। एनीबॉडी? नहीं आया समझ? अरे किसी को समझ तो आया होगा। कोई लैंग्वेज बैरियर तो नहीं था कि इंग्लिश बोल रही थी मैम समझ ना आ रहा हो? था क्या? चलो कोई बात नहीं, तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम समझने की कोशिश करते हैं एक ऐसी लैंग्वेज में ताकि समझ तो आए कम से कम आपको मायोकार्डियल इंफार्क्शन है क्या। आप एक बात समझो कि जैसे आपके पास एक खेत है, खेत के 4 पार्ट हमने बांध दिए, जैसे कि हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है? हार्ट एक मोटर की तरह है, एक पंप है। हार्ट को एक खेत की तरह 4 हिस्सों से सप्लाई मिल रही है। एक तरफ से पानी आ रहा है, फिर वो पानी लेके हमें खेती देता है, ठीक है? अगर मैं उस हार्ट की उस जो नलियां हैं, जो नाले हैं हमारे खेत के नालों में पानी कम कर दूं तो क्या होगा? क्या होगा? जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। पहले खेत सूखेगा, फिर उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। ये समझते हो मतलब ना? खेत को बचाना जरूरी है क्योंकि इसमें हम सबको पालना है।
इस तरह हमारे हार्ट को एक मोटर है, इसको संभालना जरूरी है, क्योंकि इसी ने हार्ट ने खून को पूरे शरीर में फेंकना है। ब्लड का काम क्या है? ऑक्सीजन से क्या होगा बताओ यार। कौन सा मेटाबॉलिज्म? वेरी गुड। कौन सा मेटाबॉलिज्म? एटीपी जनरेट करने हैं, ठीक है। तो ब्लड अपने साथ ऑक्सीजन लेके जाता है, ऑक्सीजन कौन पकड़ता है? हीमोग्लोबिन। इतना क्लियर है? तो ब्लड में जो अगर या तो मैं हीमोग्लोबिन को कम कर दूं तो ऑक्सीजन कम होगी, या फिर मैं उस हार्ट में जाने वाली जो खून की नलियां हैं, हार्ट को भी जीने के लिए एनर्जी चाहिए भाई। एक पंप है, मोटर बार बार पंप कर रहा है, उसने पूरे शरीर को ऑक्सीजन फेंकनी है, क्योंकि हमें हमारे शरीर की हर एक कोशिका काम कर सके। काम किससे होगा? एटीपी से। एटीपी कहां से आएंगे? क्रेब्स साइकिल से, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस फिर क्रेब्स साइकिल। तो एटीपी जनरेट करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए थी। ऑक्सीजन एनारोबिक से भी हो सकती है, लेकिन हमें ज्यादा एटीपी चलाने के लिए हमें एटीपी चाहिए, क्योंकि हर एक कोशिका में कैपेसिटी नहीं है कि वो एनारोबिक में ग्लाइकोलाइसिस कर सके। लेकिन आरबीसी के पास पावर है एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस की, तो फिर भी करने जनरेट एटीपी है। तो जितनी ज्यादा ऑक्सीजन जाएंगी, जितनी ज्यादा सबस्ट्रेट जाएंगे, उतनी ज्यादा हमें एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिली। अब मैं बोल रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, ये कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है। सुनने के लिए भी एनर्जी चाहिए आपके। मैं बोल रहा हूं, उसके एनर्जी चाहिए। एनर्जी कौन दे रहा है मुझे? कौन दे रहा है? एटीपी दे रहे हैं। एटीपी को कौन प्रोवाइड करा रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहां से आ रही है? ब्लड के थ्रू। ब्लड थ्रू कहां से आ रहा है? हार्ट से। इसीलिए हार्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे शरीर की हर एक कोशिका को हर सेकंड आपको एक ऑक्सीजन चाहिए, एनर्जी चाहिए। उस एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए उस मोटर का चलना हर टाइम जरूरी है, ठीक है। अगर वो मोटर किसी वजह से फेल हो जाए, किसी वजह से कम काम करे, तो उसको क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक, अटैक का मतलब क्या होता है? आक्रमण। आक्रमण कौन करेगा? उस ऑक्सीजन को रोकने वाला कोई चीज। तो क्या क्या चीज रोक सकती है उसको? या तो मैं खून की नलियों में कोई रुकावट पैदा कर दूं, ठीक है, या मैं उस नली को दबा दूं, ठीक है, या फिर उसमें जो ऑक्सीजन लेके जा रहा था हीमोग्लोबिन, उसकी मात्रा कम कर दूं, तभी हमारे हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हार्ट पंप नहीं करेगा। हार्ट पंप नहीं करेगा तो हमारे शरीर की हर एक कोशिका को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो हमें फिर क्या सिम्टम आएंगे? ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा? थकान। पहला फीचर क्या आएगा? फैटीग। क्योंकि हमारी बॉडी में अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, एटीपी बन ही नहीं रहे, तो हमारी बॉडी क्या फील करेगी? फैटीग फील करेगी। ये तो है ऑक्सीजन बॉडी को कम मिलना, लेकिन अगर हमारे हार्ट को ऑक्सीजन कम मिले तो क्या होगा? पेन होगा, डिज्नी होगा। उसकी मांसपेशियां मसल रोएंगी, क्राई करेंगी। उस क्राई को क्या बोलते हैं? अंजाइना। अब समझाइए अंजाइना क्या होगा? अंजाइना क्या है? मसल क्राई। वो रोती क्यों है? वो कहती है कि मुझे हर टाइम ऑक्सीजन चाहिए, मुझे हर टाइम ब्लड चाहिए, मुझे अगर किसी सेकंड, कुछ सेकंड भी अगर मुझे ब्लड नहीं दिया तो मैं पूरे बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाऊंगी। तो उस ऑक्सीजन सप्लाई की डेप्रीवेशन, उस कमी को, उसकी वजह से जो मसल रोती है, मसल क्राई करती है, उनको हम अंजाइना बोलते हैं। तो अंजाइना होने के लिए मुझे 3 चीजें करनी पड़ेगी। क्या क्या चीजें हो सकती है? या तो मैं उस जो नलियां थी, जो ब्लड को ब्लड दे रही हैं खून को, कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। कोरोनरी का मतलब क्या होता है? हार्ट। आर्टरी मैंने खून की नली, ठीक है, जिसमें हम ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाते हैं। अगर मैं उस ऑक्सीजन वाले ब्लड की कमी को रुकावट कर दूं, बंद कर दूं, तो उसे उसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या हुआ? एथेरोस्क्लेरोसिस। वो कहां से पैदा होता है? वो कहां से बनता है? अभी पढ़ा पूरा आपने भी। फैट डिपोजिशन हो जाएगा विद इन द ब्लड। इट स्टार्ट्स विद द फैट डिपोजिशन। अब फैट, केवल फैट कहां से आई? जो हम खाते हैं। हमारी बॉडी में 2 तरह के फैट होते हैं, गंदे फैट, अच्छे फैट। अच्छे फैट कौन सा होता है? वेरी गुड, HDL, ठीक है। गंदा फैट कौन सा होता है? LDL।
तो जितना हमारी बॉडी में गंदा फैट ज्यादा होगा और जितना अच्छा फैट कम होगा, उतना ही ये बॉडी में जहां कभी एंडोथेलियम क्या होती है? खून की नली की अंदरली दीवार, पहली दीवार होती है, उसको क्या बोलते हैं? एंडोथेलियम। देखा ना, ये वाला डायग्राम। ये आपका हार्ट है, दिख रहा है सबको पीछे तक? ये जो सप्लाई जा रही थी एपिकार्डियल आर्टरी कहते हैं इनको, एपिकार्डियल आर्टरीज, जो एपिकार्डियम के ऊपर पड़ी होती है खून सप्लाई करने के लिए। तो ये अंदर की जो वाल है इस आर्टरी के, उसको एंडोकार्डियम बोलते हैं। बीच वाली वाल को मायोकार्डियम। सॉरी, जो इसके अंदर की जो हार्ट की वाल है उसको क्या बोलते हैं? एंडोकार्डियम। जो ब्लड वेसल क्या बोलते हैं? एंडोथेलियम। ठीक है, जो ब्लड वेसल की वाल है उसको क्या बोलते हैं? एंडोथेलियम। ठीक है, तो एंडोथेलियम पे कोई चोट लग जाए, चोट कैसे लगेगी? जब इसमें किसी भी वजह से तेज ब्लड चलेगा, ठीक है, हाइपरटेंशन, कोई स्मोकिंग कर रहा है, उसकी वजह से स्ट्रेस आई बॉडी पे, या कोई इंफ्लेमेटरी प्रोसेस आई, ये क्या करेंगे? एंडोथेलियम को चोट पहुंचाएंगी, उसे बोलेंगे एंडोथेलियल इंजरी। जब इंजरी हो जाएगी तो हमारी बॉडी में मोनोसाइट्स घूम रहे होते हैं, बहुत सारे, फैट भी घूम रहा होता है, एलडीएल भी घूम रहा होता है। यूजुअली एलडीएल को हमारी बॉडी यूज कर लेती है थ्रू एचडीएल, लेकिन जब इसकी मात्रा बढ़ जाए, एलडीएल मात्रा, तो यूज नहीं कर पाती, और वे जैसे ही उस पे एंडोथेलियम पे इंजरी हुई तो ये एलडीएल इकट्ठा हो जाता है। उसको पकड़ने के लिए फिर मोनोसाइट आता है, मोनोसाइट इसको खा जाता है, इसको एलडीएल को, और वो बन जाता है मैक्रोफेज और एलडीएल जब इकट्ठे होते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? फोम सेल। तो इस तरह धीरे धीरे जो छोटी सी चोट लगी थी किसी स्मोकिंग की वजह से, किसी इम्यून प्रोसेस की वजह से एंडोथेलियम के ऊपर, धीरे धीरे उस पर फैट इकट्ठी होती जाएगी, उसका साइज बढ़ता जाएगा। अब ब्लड वेसल के बीच में अगर मैं इसका साइज कम कर दूं तो इसका साइज कम हो गया तो ब्लड फ्लो कम होगा। जितना ब्लड फ्लो कम पहुंचेगा हार्ट तक, उतनी ही ऑक्सीजन कम मिलेगी। जितनी ऑक्सीजन कम मिलेगी उतनी हार्ट की काम करने की शक्ति कम हो जाएगी। तो फिर हमें क्या होंगे? सिम्टम स्टार्ट होंगे। ठीक है, अगर 50% से कम ब्लॉकेज है तो कई बार पेशेंट को सिम्टम नहीं आते, लेकिन अगर 50% से ज्यादा ब्लॉकेज हो चुकी है, मतलब कि ये आर्टरी थी जो खून लेके जा रही थी हार्ट तक, इसका मैं अगर 50% से ज्यादा जो होल है बंद कर दूं तो हार्ट को क्या होगा? ऑक्सीजन, ब्लड कम मिलेगा। लेकिन जब तक पेशेंट आराम से बैठा हुआ है उसको दिक्कत नहीं है, क्योंकि खून तो जा रहा है 50% में। लेकिन जैसे वो काम करेगा, उसको भागना पड़ेगा, उसको कोई काम करना पड़ेगा, तो उसे लगा कि मुझे ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल रही, तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सर्शनल डिस्निया, एक्सर्शनल क्राई, एक्सर्शनल एंजाइना। मैं काम करने से हुआ, जब बैठा था आराम से तब कुछ नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन जैसे ही 80% से ब्लॉकेज ज्यादा बढ़ गई, उसके वो मोरा जो आर्टरी का मोरा था 80% से ज्यादा बंद हो गया, तो पेशेंट को बैठे बैठे भी चेस्ट पेन होता रहेगा। ठीक है, तो अब हमें समझ आई कुछ कहानी। अब इसकी इंफाक्शन से पहले क्या होगा? इंजरी होगी। तो मायोकार्डियल इंफाक्शन का मतलब क्या है? इन्फाक्ट हो जाना, किसी चीज का सूख जाना। जैसे खेत हमारा सूख गया हो, अब सूख ही गया तो वो किसी काम का नहीं, तो दैट इज कॉल्ड मायोकार्डियल इंफाक्शन। जब इतनी कई देर तक सप्लाई कम हो जाए और वो हार्ट वाला हिस्सा सूख जाए, उसे बोलेंगे इंफाक्शन, मायोकार्डियल इंफाक्शन। क्योंकि मायोकार्डियम को, हमारे हार्ट का मेन बल्ब क्या है? हमारे हार्ट का मेन बल्ब क्या है? मायोकार्डियम। पंपिंग कौन कर रहा है? पंपिंग करने में हेल्प कौन कर रहा है? हार्ट का कौन सा हिस्सा पंपिंग करने में काम कर रहा है? ऐसे नोट, मायोकार्डियम। ठीक है, इसको चलाने के लिए पावर कहां से आती है? ऐसे नोड से।
ठीक है। तो अगर मायोकार्डियम ही हम डैमेज कर देंगे खून की सप्लाई की कमी की वजह से, तो वो हार्ट का हिस्सा है वो काम करना कम हो जाएगा। तो मायोकार्डियल इंफाक्शन का मतलब यही है कि जो मायोकार्डियम है उसकी जो मसल वाली टिश्यू वाला पार्ट है जो, वो ही डैमेज हो गया। तो सबसे पहले क्या होगी पेशेंट को, जैसे आप अब इसको समझो कि आपके पास 3 जगह से पैसे आ रहे थे, उससे आपका रोज का काम चल रहा था। वो इतने ही पैसे आ रहे थे कि आपको काम चलाने के लिए जरूरी था। बस एक जगह से आने पैसे आने कम हो गए या कुछ कम हो गए, फिर 2 से कम हुए, उससे पहले क्या होगा आपको? एक घबराहट सी नहीं होगी कि मेरे पैसे आ रहे थे एकदम कम हो गए। तो दैट इज कॉल्ड इंजरी। पहले इंजरी हुई, पहले वार्निंग मिलेगी। उसके बाद क्या होगा? आप ट्राई करोगे उसको कवर करने की, तो बॉडी रिकवर करने की कोशिश करती है। वो रिकवर कैसे करेगी? कैसे कर सकती है बॉडी रिकवर? पंपिंग कम होगी ना ब्लड सप्लाई की वजह से, तो ही विल ट्राई टू पंप मोर। तो पेशेंट को क्या हो जाएगा? हार्ट रेट बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन देनी है, क्योंकि ब्रेन भी बैठा है ऑक्सीजन की तार में, ऑक्सीजन आएगी कब ऑक्सीजन आएगी। किडनी बैठी है, लीवर बैठा है, हमारी मेजेंटिक वेसल बैठी है। तो हमारे शरीर का हर एक हिस्सा इंतजार कर रहा है ऑक्सीजन के लिए। अगर हार्ट ऑक्सीजन नहीं दे पाएगा तो बॉडी के पास एक मैकेनिज्म है इसको कंट्रोल करने का। वो पहले क्या करता है? हार्ट रेट बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे लगता है कि हार्ट उससे बात नहीं बनेगी, कोशिश पूरी करता है हार्ट बढ़ाने की। हार्ट रेट बढ़ा के देख लिया, और जैसे हार्ट रेट बढ़ेगी तो हार्ट को भी और काम करना पड़ेगा। ऑक्सीजन पहले कम थी तो हार्ट और इंजरी में चला जाएगा। इस तरह धीरे धीरे क्या होगा? मायोकार्डियम जवाब दे देगा कि मेरे बस का नहीं है, अब मैं गया। तो उसे क्या बोलेंगे? कार्डिक डेथ। तो मायोकार्डियल इंफाक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके बाद तो अगली डेथ ही होनी है, ठीक है। तो पेशेंट की कंप्लेन क्या होगी? हम पहचाने कैसे? तो हमारी थ्योरी तो पढ़ लिया हमने इंफाक्शन के बारे में कि ये इंफाक्शन प्रोसेस है। पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा? सिर्फ चेस्ट पेन, एनीबॉडी वॉलंटियर? इंफाक्शन में क्या सिम्टम हम सोचे पेशेंट भी हमें बताएगा। ये तो हमने थ्योरी पढ़ लिया। आपकी ड्यूटी है, आप इमरजेंसी में आईसीयू में खड़े हैं, पेशेंट में क्या सिम्टम देखोगे कि आप सस्पेक्ट करो कि इसको मायोकार्डियल इंफाक्शन की तरफ पेशेंट जा रहा है। कैन बी डिजनिया और वेरी गुड डिजीनेस। डिजीनेस क्यों हुआ? ब्लड। सिंपल सी बात है यार, जितने सिम्टम आएंगे कहां से आएंगे? ऑक्सीजन कम की वजह से। आप देख लो क्या सिम्टम आ सकते हैं। आप देख लो, सोच लो, ब्रेन में कम गया तो पेशेंट बिल्कुल चक्कर आ रहा है, मेरा सिर भारी आ रहा है, मुझे आंखों के आगे काला देना चाह रहा है। किडनी में गया, किडनी बैठ जाएगी, पेशाब आना कम हो जाएगा, ठीक है। शुगर के शरीर में वो फिर क्या होगा? बॉडी कवर करेगी तो सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी हो जाएगी, पसीना आएगा, घबराहट होगी बहुत ज्यादा, हार्ट रेट बड़ी मिलेगी आपको। और अगर हार्ट रेट में भी डिपेंड करता है कि कौन सा एरिया हार्ट का इन्वॉल्व हुआ है। इंफीरियर वाल वाला एरिया इन्वॉल्व हुआ है तो उसमें हार्ट रेट कम मिलेगी। लेकिन पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा? ये तो हम पकड़ते हैं, चेक करते हैं पल्स। तो पेशेंट क्या बताएगा हमें? एनीबॉडी? एक तो चेस्ट पेन बता सकता है, लेकिन चेस्ट पेन जरूरी नहीं कि चेस्ट पेन हो। और क्या सोच सकते हैं? घबराहट, अनइजीनेस, मुझे अंदर से बहुत बेचैनी हो रही है। आप देखोगे, आप राउंड ले रहे हो, आपने ट्रीटमेंट किया पेशेंट का, आप दोबारा 20 मिनट के बाद आए, पेशेंट बोल रहे एकदम अजीब सा हो रहा है, औखा सा हो रहा है, जी चकीज, मतलब अपनी लैंग्वेज में बताएगा पेशेंट ना, अपनी लैंग्वेज जैसे लैंग्वेज उसकी बताएगा, आपको बता पाएगा। जी चकीज रहा है, बिल्कुल पंखा चल रहा है अंदर से, घबराहट हो रही है बहुत ज्यादा, मतलब बेचैनी सी फील करेगा। तो दिस इज द फर्स्ट वार्निंग सिम्टम कि पेशेंट को कहीं ना कहीं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम चल रहा है। अब ये एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम क्या है? ये पार्ट्स हैं, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, फिर एमआई, माइल्ड इंफाक्शन। ये 3 चीजें कवर होती है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में, ठीक है। तो पेशेंट क्या कंप्लेन कर रहा है कि मुझे घबराहट हो रही है। किसी ने घबराहट नहीं कही तो और क्या हो सकता है पेशेंट को? एक्सर्शनल डिस्निया भी बताएगा सर। अभी पेशेंट लेटा पड़ा है बेड पे,
मैं बताऊंगा अभी सारा स्टेज। पेशेंट लेटा पड़ा है, अभी आपने ट्रीटमेंट किया, आप दोबारा आए पेशेंट के पास, 20-30 मिनट हो गए, घंटा हो गया, एकदम रात को उठ गया, सर मुझे बेचैनी हो रही है। एक तो बेचैनी बताएगा, घबराहट बताएगा, और क्या बता सकते हैं? स्वेटिंग। आप कहोगे कि इतनी सर्दी है, पेशेंट भीगी जा रहा है, समझ रहे बात को? एक्सेसिव प्रोफ्यूज स्वेटिंग, कपड़े भीग गए पेशेंट के, आपके यहां तो ठंडी बुरी लग रही है, और साथ में इसके साथ में क्या चल रहा होगा? अगर स्वेटिंग हो साथ में क्या चल रहा होगा? उल्टी का दिल करेगा पेशेंट का, नोजिया हो रहा होगा पेशेंट को, जी उल्टी आएगी। आप क्या करोगे? बुखार आ रहा है, एक एमसेट उल्टी का टीका दे दोगे। लेकिन अगर आपको नॉलेज होगी कि ये वॉमिटिंग भी एक सिम्टम है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम का, तो आप फटाफट अगला काम क्या करोगे? हो गया आंसर? ईसीजी करोगे। पहला काम क्या करोगे? ईसीजी के साथ साथ आप वाइटल चेक करोगे फटाफट पेशेंट के। अगर मायोकार्डिक इंफार्क्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं हीमोडायनामिक डिस्टर्ब होगी पेशेंट की, पल्स रेट आपको घट या बढ़ भी सकती है। आपने देखा पहले सुबह से तो ईसीजी और पल्स रेट ठीक चल रही थी, 78, 82, 78, अब एकदम 103 होगी, 104 होगी, बुखार भी नहीं है पेशेंट को, बीपी कम मिल सकता है या हाई मिल सकता है, मतलब कहीं ना कहीं हीमोडायनामिक डिस्टर्ब होगी पेशेंट की। तो पहला काम क्या करोगे? चाहे हीमोडायनामिक डिस्टर्ब ना भी हो, पहला काम ईसीजी करोगे और ड्यूटी डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे सर कि इट कैन बी द सिम्टम ऑफ एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। मैं अभी एमआई पे नहीं कह रहा, इट कैन बी सिम्टम ऑफ एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, क्योंकि एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में 3 चीजें आती हैं, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना और एमआई। ठीक है? जिस हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ ट्रेंड होगा उस हॉस्पिटल हमेशा ग्रो करेगा, ये रूल है। डॉक्टर उसके अपने टाइम पे आता है, तो डॉक्टर और काम बहुत है, जब पढ़ना होता है और काम बहुत करना होता है, लेकिन जो नर्सिंग स्टाफ होता है वो हमेशा वही रहता है। तो सबसे बेस्ट अगर कोई पकड़ सकता है तो नर्सिंग स्टाफ ही है। इसलिए कहते हैं कि जिस हॉस्पिटल का नर्सिंग स्टाफ अच्छा है उस हॉस्पिटल में हमेशा मोर्टेलिटी बहुत कम होगी। डॉक्टर अच्छे होने से बात नहीं बन सकती, डॉक्टर की अपनी लिमिटेशन है, लेकिन जिसका नर्सिंग स्टाफ अच्छा है, जिसका नर्सिंग स्टाफ ट्रेंड है, जिस नर्सिंग स्टाफ को नॉलेज है कि यार ये सिम्टम तो इसका चल रहा है, मैं फटाफट इन्फॉर्म कर दूं, इतना ही काम कर दिया अगर आपने, तो यू सर्व योर ड्यूटी वेल, आपने अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे ढंग से निभा ली। ठीक है? तो सिम्टम पकड़ लिया आपने, फटाफट घबराहट हो, ये पेशेंट भीग गया एकदम। देखो चेस्ट पेन के सबका पता कि एमआई चल रहा है या एक एसीएस चल रहा है, लेकिन चेस्ट पेन ना हो तो मैं समझा रहा हूं लोगों को कि कई बार चेस्ट पेन नहीं होता। अब किन किन पेशेंट में चेस्ट पेन नहीं हो सकता, ना हो, वो पेशेंट कौन से हो सकते हैं? जिनको डायबिटीज हो। ठीक है? डायबिटीज के पेशेंट में साइलेंट एंजाइना होता है, साइलेंट एमआई कहते हैं उसको, क्योंकि नसें पहले कमजोर होती है, वो पेन हो नहीं पाता पेशेंट कई बार। ठीक है? तो और सिम्टम क्या होते हैं? इनको बोलते हैं एंजाइना इक्विवेलेंट्स। चेस्ट पेन के अलावा कोई सिम्टम अगर और होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एंजाइना इक्विवेलेंट्स हैं। मतलब एंजाइना मतलब मसल कराई, एंजाइना के बराबर के सिम्टम है कि जो हमें एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के बारे में आगाह करते हैं। तो सिम्टम कौन कौन से हुए? फिर स्वेटिंग, घबराहट, नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, आंखों के आगे कालापन छाना, ब्लैकआउट्स बिफोर आई। ठीक है? तो दीज ऑल आर एंजाइना इक्विवेलेंट्स। पहला काम आपने फटाफट ईसीजी करनी है। ईसीजी अगर आपको आती है देखनी तो वेल एंड गुड। देखो हर एक की अपनी लिमिटेशन है, ईसीजी पढ़ने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। आपको आती है तो गुड, अच्छी बात है। अगर नहीं आती तो आप फटाफट ईसीजी जो भी ड्यूटी डॉक्टर है वहां पर उनको बताएंगे और अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दो। अगर इतना ही काम कर दिया तो आपने सुना कि डॉक्टर से बड़ा काम कर दिया। नहीं, डॉक्टर को क्या पता क्या चल रहा है वार्ड में, और आपने बीमारी पकड़ दी मिनट में। तो ये भी एक सेवा है, ये भी एक, मैं कहता हूं ये जो नर्सिंग वाला काम है ये डॉक्टर से बड़ा काम है अगर आप ढंग से निभाओ तो। अगर आप वहां बैठ के मॉनिटरिंग कर लो पेशेंट को, अगर कोई पेशेंट कह रहा है कि मुझे ये दिक्कतें हो रही है, अगर उसको पकड़ लो तो यू आर डूइंग बेटर देन डॉक्टर। लेकिन तुम लोग इस चीज को करते नहीं हो क्योंकि तुम लोग पढ़ते नहीं हो उस हिसाब से। ठीक है? तो सिम्टम मिल गए हमें, हमने ईसीजी करा दी। अब आपने और क्या चेक करना है साथ साथ पेशेंट का? बीपी और पल्स। आपको लग गया कि आपके पेशेंट को एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम हुआ है, बीपी फॉल हुआ है,
डॉक्टर का फोन मिल रहा है तो ठीक है, फिर तो सारा काम हो जाएगा फोन पे, ये बता देंगे, डॉक्टर आके देख लेगा। अगर डॉक्टर का फोन नहीं मिल रहा तो आप क्या कर सकते हो एट द मोमेंट? एनीबॉडी? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते विद सिम्टोमेटिक, वेरी गुड। हैं। आपके चेस्ट पेन के आपके जहन में क्या क्या कारण मिलते हैं आपको? क्या क्या लगता है, क्या कारण हो सकते हैं? एक तो ठीक है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है, पेशेंट चेस्ट पेन बोलेगा तो आपको ठीक है चेस्ट पेन हो रहा है तो मैं कोई इसी कर लेता हूँ, सब कर लेते हैं, इतना काम आप सब कर लेते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि चेस्ट पेन के और कारण क्या क्या होते हैं। कौन बताएगा चेस्ट पेन के कारण? गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, वेरी गुड। गांव में ये तो होता है गैस है, गैस है, वो कहते हैं मेरे ओखा हो रहा है, भारीपन सा हो रहा है चेस्ट में, वो क्या कहते हैं पेंटम लगा लेते हैं और एक सिरप ले लेते हैं डाइजिन वाली, थोड़ा बहुत मोमेंटली रिलीफ मिल जाता है उससे थोड़ा सा, लेकिन वो दर्द तो हटना थोड़ा बंद हो जाएगा गैस वाले से, तो फिर क्या होगा, वो दर्द तो ठीक होगा नहीं। कितने मिनट तक हम सोचें कि अगर चेस्ट पेन हुआ और हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, वो क्यों बता रहा हूं, बताता हूं इंपॉर्टेंट क्यों है वो। कितने मिनट तक? 15 से 20 मिनट तक हमारे पास टाइम होता है पेशेंट को बचाने का। जैसे आपने ब्लड सप्लाई कम कर दी 20 मिनट से ज्यादा हार्ट की, तो हार्ट विल स्टार्ट डिटोरेटिंग, हार्ट की मसल मरने लग जाती है, इट स्टार्ट फेज ऑफ इंफाक्शन। जैसे वो इंफाक्शन हो गया और पेशेंट रात भर उसने गांव में निकाल दी, या आपने वार्ड में आपने ध्यान नहीं दिया, आप चाय पीने लगे, आपका फोन आ गया और आपने उस सिम्टम को इग्नोर कर दिया और 20 मिनट बीत गए, तो आपने उसकी हार्ट मसल को मार दिया, तो उस टाइम आप पापी बन गए। जहां आप उस टाइम भगवान बन सकते थे, उस टाइम आप पापी बन गए। क्यों? क्योंकि वही टाइम था 20 मिनट वाला, 15 से 20 मिनट वाला। उस टाइम आप क्या कर सकते थे? उस टाइम आप ईसीजी कर ली फटाफट, डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया, डॉक्टर का फोन नहीं मिल रहा तो मौके पे क्या कर सकते हो आप? पढ़ा आपने पूरा भैया? मैं इसलिए पीपीटी लेके, पहले तुम सब देख चुके हो, आई वांट इंटरेक्टिव, क्योंकि अब समझ तो है कि करना क्या अपने को, क्या कर सकते हो अभी आप मौके पे? 9 पहला काम, ऑक्सीजन सबको दे देंगे क्या? विच पोजीशन? सेमी नहीं, कुछ और? अब मैं आपको थोड़ा और सेंसिटाइज करता हूं। सोचो आपके पापा मम्मी को क्या करोगे, अब आपको समझ आएगा उस टाइम क्या करोगे। अब लगाओ दिमाग, क्या चाय पियोगे उस टाइम आप? क्या बैठ जाओगे, फोन पे लग जाओगे? फिर क्या करोगे? एनीवन? इसलिए रखा है कि डेवलप भी करना, सीखना भी, अगर आता हो तो क्या करोगे? इसने सीखा है भाई आपके मम्मी पापा हैं, अब पेशेंट नहीं है हमारे साथ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम पेशेंट को पेशेंट समझते हैं, अपना नहीं समझते, तभी तो ये दिक्कतें आती है पेशेंट के साथ। क्या करोगे? निपटाओगे? छोड़ दोगे? क्या 20 मिनट निकाल दोगे उसके, हार्ट को मरने दोगे? फिर कुछ तो करोगे। क्या करोगे? 2 स्थितियां हो सकती हैं ऐसी, एक तो आप घर पे हैं, एक आप हॉस्पिटल में हैं। अगर आप घर पे हैं तो क्या कर सकते हो? सर अपने हार्ट को प्रेस कर सकते हैं। हार्ट चल रहा है मैडम अभी। सर डीप ब्रीथ करने को बोलिए। डीप ब्रीथ से क्या करोगे? ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाएगी। और डिस्प्रिन की गोली हर गांव में मिल जाती है, सुनिए डिस्प्रिन। ये सिर दर्द के लिए नहीं होती है केवल, ये हार्ट के लिए भी होती है। तो 2 गोलियां डिस्प्रिन की 150 mg वाली पानी में घोल के ले लो। ये अब घर की बात कर रहा हूं, जब आपके पास कोई ज्यादा सिस्टम नहीं है अभी, फटाफट इन व्यू ऑफ की ये एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम हो सकता है, फटाफट लेके आप हॉस्पिटलाइज करोगे पेशेंट को। सर डिस्प्रिन दे रहे हैं, इन केस अगर उसका ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन है सर, उसमें फिर क्या होगा? नथिंग विल हैपन। सर फिर वो रेस नहीं करेगा बीपी? क्या डिस्प्रिन? नहीं सर ये नहीं, आप पूछो, कोई बात नहीं, आई विल आंसर। सर हाइपरटेंशन में ये नहीं देते ना। कौन कहता नहीं देते?
इट कैन बी गिवन, इट्स लाइफ सेविंग, इट्स लाइफ सेविंग। अगर डिस्प्रिन नहीं दी आपने, एंटीप्लेटलेट नहीं दी अभी पेशेंट को, आपके पास अब इस टाइम देने को क्या है? आपने ऑप्शन क्या है देने को? मैं घर की बात कर रहा हूँ, अभी आपके पास ऑप्शन क्या है देने को? आपको क्या करना है? हार्ट का लोड कम करना है। हार्ट के लोड करने के लिए आपको होना तो ये चाहिए था कि आप फटाफट हॉस्पिटल पहुंच के, अगर आपकी ईसीजी में चेंजेस आ रहे हैं तो फटाफट कैथ लैब में ले लीजिए एंजियोग्राफी के लिए। लेकिन ये बात चल रही है घर की। अभी घर में आपके पास क्या ऑप्शन है? जहां पर ईसीजी नहीं आपके पास घर में, तो घर में ईसीजी होती है क्या? फिर क्या करोगे आप? डिस्प्रिन की 2 गोलियां पानी में घोल के फटाफट दे दीजिए। गांव में मेडिकल होते हैं आजकल, सोबिट्रेट की गोली ले आइए, दिल के शेप की होती है, जीप के नीचे लीजिए, ठीक है? आरएनपी डॉक्टर होते हैं गांव में, उनको बुलाइए, फटाफट बीपी कितना है, पल्स कितना है, गाड़ी अरेंज करिए। डोंट वेस्ट टाइम बिकॉज वी हैव टू रीच विद इन 20 to 30 मिनट्स। हम गलती क्या करते हैं उस ट्रांसपोर्टेशन के बाद? हम समझते हैं ये गैस का भारीपन है। हो सकता है गैस का भारीपन हो, मना नहीं करता मैं, हो सकता है, होता भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो एक खतरा किस चीज का? हमें हार्ट अटैक का खतरा है, तो हमें तो हार्ट को बचाना है। गैस को कोई बात नहीं, ईसीजी विल बी नॉर्मल, सारे मार्कर नॉर्मल, हम ईसीजी मॉनिटर कर लेंगे, वापस आ जाएंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन अगर हार्ट अटैक हुआ, एक हम घर पे बैठे रहे और एक हम हॉस्पिटल पहुंच जाए, आपकी लाइफ चली जाएगी वहां से। समझ रहे हो बात को? तो हमें तो वर्सन चीज देखनी होती है कि वर्सन तो कैसे बचाए। कम वर्सन तो कोई दिक्कत नहीं, अगर सिंपल हुई तो वापस आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। तो वी शुड रीच द हॉस्पिटल। अकेला हॉस्पिटल में नहीं पहुंचना है, डॉक्टर के पास पहुंचना है। पता लगे वहीं आपके 30 मिनट और खराब हो गए आपके। अब पहले ही इसी तालों में ये गलती इसलिए होती है कि हमारा इंडिया में इतनी लोग अवेयरनेस नहीं है। ये चीज यूएस में होती तो वहां की अलग से टीम होती है, टीम होती है, इमरजेंसी रिस्पांस टीम होती है उनकी, उनको पता होता है कि इसी देखनी आती है उनको, वो फटाफट लोडिंग कर देते हैं इकोस्प्रिन क्लोपिपाजोलिक से। और हम लोग लगे रहते हैं गैस के चक्रों में, मसल पेन है, गोबरा लगवा देते हैं गांव में कि मांसपेशी का दर्द है, ठीक है? तो चेस्ट पेन के आपके माइंड में क्या क्या आ रहे हैं अभी कारण, क्या क्या हो सकते हैं? पहला कारण हमें एसीएस ही रखना है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम ही रखना है। क्यों? अगर ये सोचेंगे तभी तो हम लोग करेंगे, उसके बाद बाकी सोचने हैं। गैस का दर्द हो सकता है, ठीक है, जीईआरडी कहते हैं, रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं, वो हो सकती है। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी हो सकता है, उसका दर्द भी होता है, उसमें भी पेशेंट को सांस चढ़ता है और दर्द होता है। और क्या हो सकता है? इसोफेजिस का स्पाज्म हो सकता है, और मांसपेशियां हो सकती है, उसका दर्द हो सकता है। कोई अभी जिम मार के आया, कोई काम करके आया, उसमें दर्द हो सकता है। ट्रॉमा, कोई चोट लगी, उसका दर्द भी हो सकता है, निमोनिया का दर्द भी हो सकता है, ठीक है? अब हमें पता होगा कारण, तभी तो सोचेंगे उसके बारे में। लेकिन अगर हमें पता है कि साथ में पेशेंट को पसीना भी आ रहा है, घबराहट भी हो रही है, तो हमें पहला काम हमें एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के बारे में सोचना है। क्योंकि एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम हमने नहीं सोचा, अगर हमें मेडिसिन नहीं दी तो आपका हार्ट उसके बाद मरने वाला है। इट विल लैंड इनटू इंफार्क्शन, यू विल लूज, आप अपने फैमिली का मेंबर खो बैठोगे सिर्फ छोटी सी गलती की वजह से, ठीक है? तो ये तो था वार्ड में पेशेंट। आप कहीं खड़े हो, वार्ड में खड़े हो या कहीं खड़े हो, आपका पेशेंट कहता है कि मुझे चलने पे दर्द होता है, सिर्फ बैठने पे आराम मिल जाता है, या दर्द नहीं कहता, मुझे भारीपन सा होता है, या हल्का सांस सा फूलना लगता है, तो ये क्या है? दिस इज कॉल्ड स्टेबल एंजाइना। तो अगर किसी को दर्द बोतल वाले ये ले लो सर। ये हमारा हार्ट है और ये ब्लड की सप्लाई है, ठीक है? अगर ये 50% से ज्यादा ब्लॉक हो गए, इसका जो रास्ता है
50% से ज्यादा ब्लॉक हो जाए तो पेशेंट को अंजाइना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को सिर्फ काम करने पे दर्द होता है, एक्सर्शन पे है सिर्फ, जैसे वो बैठता है वो ठीक हो जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे? स्टेबल अंजाइना। किसी पेशेंट को रेस्टिंग पे भी हो रहा है और ठीक नहीं हो रहा दवाइयों से, क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे इसको? अनस्टेबल अंजाइना या प्रिंजिमेंटल अंजाइना या एमआई, क्योंकि तीनों में ही रेस्टिंग पे होता है। फिर कैसे देखेंगे ये कौन से वाला है? अगर छाती का दर्द 2 से 5 मिनट रह रहा है, सिर्फ आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, साथ में सिम्टम है इसको, तो स्टेबल अंजाइना। ये रेस्टिंग पे नहीं होता स्टेबल वाला, सिर्फ काम करने पे होता। क्यों काम करने पे क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे ही काम करना पड़ेगा तो सप्लाई ज्यादा चाहिए, लेकिन सप्लाई मिल नहीं पाएगी यहां से। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड स्टेबल अंजाइना। अगर रेस्टिंग पे हो रहा है और 10 मिनट तक रह रहा है, कम से कम 10 मिनट रह रहा है, और उसको सबलिंगुअल सोर्बिटेट लेनी पड़ रही है, उससे भी पार्शली रिलीव हो रहा है, तो इट कैन बी अनस्टेबल अंजाइना और एमआई। अब दोनों में कैसे करें, डिफरेंशिएट करें फिर? जो एमआई का पेन होगा वो 30 मिनट से ज्यादा रहेगा। इसका मतलब अगर किसी को आधे घंटे से तेज दर्द हो रहा है और साथ में पसीना आ जा रहा है, बीपी कम हो गया, तो समझ लेना कि इसको एमआई हो चुका, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो चुका। किसी का दर्द 2-4 मिनट के लिए हुआ, ठीक हो गया, अपने आप ही ठीक हो गया, स्टेबल अंजाइना। 10 मिनट तक रहा और ठीक नहीं हो रहा अपने आप, वी हैव टू टेक सम मेडिसिन, हमें कुछ दवाइयां लेनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी पार्टली ठीक हुआ, कम मात्रा में ठीक हुआ, दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल अंजाइना। इतना बता रहा हूं पेशेंट में कैसे पूछें कि कितनी देर दर्द रहता है। अभी पूछो पेशेंट से कि दर्द रहता कितनी देर है? 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, 30 मिनट। अगर 30 मिनट से ज्यादा रह रहा है तो ये समझ लेना कि ये पेशेंट का दर्द जो है एमआई वाला है, और इंटेंसिटी उसकी बढ़ती जाएगी, और तेज हो जाएगा। स्टेबल वाले में क्या होगा, ठीक हो जाएगा। अनस्टेबल में क्रिसेंडो रहेगा, बढ़ता जाएगा, लेकिन 10 मिनट तक रहेगा बस। लेकिन एमआई वाला दर्द 30 मिनट तक रहेगा कम से कम, और 30 मिनट अगर दर्द रहा है, इसका मतलब यह है कि उसका हार्ट जा चुका। आपने उसको 30 मिनट से, आप सोचो मैंने क्या कहा था, टाइम कितना चाहिए? 20-30 मिनट, और दर्द ही 30 मिनट से हो रहा है, इससे बोलते आपने एमआई कर दिया उसको। उस टाइम क्या कर सकते थे आप इसको रिलीव करने के लिए? घर पे होते तो डिसिप्लिन दे देते, किसी मेडिकल की दुकान से 100 मिनट ले आते, फटाफट गाड़ी अरेंज कर देते, क्योंकि 30 मिनट हो चुके हैं, तो अगला काम क्या होने वाला है? नस तो पूरी ब्लॉक होगी, अब उसको खोलना पड़ेगा। खोलने के 2 तरीके हैं, दवाइयों से या फिर ऑपरेशन से, सीधा फंडा। ठीक है, जैसे किसी नाली में तेजाब, कोई कीचड़ पड़ा हो, कीचड़ अगर हल्का है तो पानी मार के साफ कर देते हैं, अगर वो कीचड़ गाढ़ा हो जाए, पक्का हो जाए, हम क्या करते हैं? खुरपी लेते हैं, ना, तो खुरपी से निकालना पड़ेगा, या फिर खुरपी के ऊपर, जो कीचड़ के ऊपर से कोई पाइप डाल देंगे उस ब्लड को पूरा करने के लिए, उसको स्टंट बोल देते हैं। इतना ही काम करना है, या तो उस कीचड़ को पानी से तेज कर दो, अगर वो टाइट हो चुका है, वो पूरा गाढ़ा हो चुका है, पूरा हार्ड हो चुका है, तो फिर हमें स्टंट डालना पड़ेगा। स्टंट भी कितने डालोगे? अगर किसी एक जगह पे ब्लॉक हो, तो कई जगह ब्लॉकेज है तीनों नलियों में, तो फिर क्या करेंगे? कितने स्टंट डालेंगे? 2-3 डाल देंगे, लेकिन उसकी ब्लॉकेज ही थी, बहुत बड़ा जगह ब्लॉकेज है, तो क्या करेंगे? बाईपास कर देंगे। ये फंड है सिर्फ समझने का, स्टंटिंग का और बाईपास का। ठीक है, लेकिन अगर किसी को शुगर है
शुगर में अगर 2 नसें भी ब्लॉक हैं तो उसके लिए हमें बाईपास करनी पड़ेगी। ये चीजें बात की है। चलो, हमारा नर्सिंग का काम क्या है? हमारा नर्सिंग वाला ये तो काम हाई लेवल के काम हो गए कि स्टंटिंग कर देंगे सर, बाईपास कर देंगे। बाईपास से पहले पहचान तो लो कि MI-ACS है कि नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे? पहला काम सिम्टम पकड़ेंगे, उसके सिम्टम पकड़ के अगला काम क्या करेंगे? ECG करेंगे। ECG में हमें चेंजेस होते हैं कुछ, वो बता रहा हूं मैं भी क्या क्या चेंजेस होते हैं। चेंजेस के साथ में और क्या करवा सकते हैं? लास्ट सुधार जी आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। क्यों आगे आ जाओ ना, आगे आ जाओ अरमान। पीछे बैठ के हंसना बहुत आसान है, आगे बैठ के आप देखते हैं कितना हंसते हैं। आगे इट्स वेरी इजी टू लाफ एट सिटिंग इन लास्ट बेंचेस ना। बताइए क्या पढ़ा आपने अभी तक? जस्ट समराइज द थिंग्स। हैं? नहीं, क्या पढ़ा रहे हैं अभी तक? चेस्ट पेन, अगर चेस्ट पेन हार्ट की कौन सी डिजीज पढ़ा रहे हैं? अरे चेस्ट पेन तो बहुत सारे कारण है चेस्ट पेन के। आज कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? चेस्ट पेन में कौन सा टॉपिक है? आप सुन रहे थे क्या? वैसे बोली जा रहा हूँ। बताओ फिर नेक्स्ट। आगे आ जाओ, बिल्कुल लास्ट बेंचेस प्लीज कम आउट, कम फॉरवर्ड, आगे आइए। हाँ आ जाओ यार, उसको बुला, साथ चुप के बैठे पीछे, उसको बुला। अरे बिल्कुल लास्ट में जाके ना, मतलब इतनी भी शर्म नहीं है कि मैंने तुम्हें इतना दिया कि तुम्हारे माँ बाप हो, तब क्या करो, तब भी तुम्हें समझ नहीं आता। पेशेंट पे तुम क्या अप्लाई करोगे आप जब तुम्हें माँ बाप पे नहीं कर सकते? तुम बताओ क्या पढ़ाया मैंने तक? और टाइप्स क्या क्या होते हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के? वेरी गुड। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे तीनों में? ठीक है, ठीक कैसे होगा स्टेबल वाला? स्टेबल वाला ठीक कैसे होगा? अपने आप ठीक होगा, रेस्टिंग पे ठीक हो जाएगा। अनस्टेबल वाला उसको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, दोनों में क्या फर्क है? कितने मिनट का फर्क है? 2 से 5 मिनट का। और अनस्टेबल में 10 मिनट तक। और MI हुआ तो क्या समझो? 30 मिनट तक। ठीक है, चलो बैठो। तो पहला काम हमने क्या किया? ECG करी। ECG कर ली। ECG आपको शायद देखने ना आए, कोई बड़ी बात नहीं है, सबको ECG पढ़नी नहीं आती है, ठीक है ना? और क्या कर सकते हो आप साथ साथ? वाइटल्स, वेरी गुड। अगला काम ही अपने वाइटल पे ध्यान देना है। ECG एक स्टाफ कर रहा होगा, दूसरा स्टाफ वाइटल चार्टिंग करेगा। उसे पता है कि मायोकार्डियम अगर बैठ गया है तो BP में डिस्टर्बेंस आने वाली है, पल्स रेट में डिस्टर्बेंस आने वाली है। जो सुबह से हम चार्टिंग कर रहे थे उसमें से चेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे। और क्या कर सकते हो इसके अलावा? ये तो आपने वाइटल चेक कर लिए। और क्या कर सकते हो आप? स्टाफ भी 2 तरह के होते हैं, सिंपल स्टाफ, स्मार्ट स्टाफ। अगर आप स्मार्ट हो तो क्या कर सकते हो? पढ़ा अभी थोड़े पहले आपने कार्डियक मार्कर्स, CPKMB एंड ट्रोपोनिन। तो ये 2 मार्कर है जो हमें ये बताते हैं कि मायोकार्डियल इंजरी या इंफाक्शन हुआ है। ठीक है, इसी से पढ़ पाओगे भी आप, मुश्किल है, लेकिन कम से कम कुछ टेस्ट तो आप ऑर्डर कर सकते हो। तो उसमें क्या है? पहला ECG कर लिया, दूसरा आपने वाइटल चेक कर लिए, तीसरा आपने साथ के साथ सैंपल निकाल लिया कार्डियक मार्कर के लिए। इतने में डॉक्टर साहब आपके ड्यूटी पे होंगे, वो अपने आगे देख ही लेंगे। अगर इतना काम कर दिया तो आपने टाइम बचा लिया।
और मौके पे क्या काम करोगे? अगर आपको चेस्ट पेन के साथ पसीना आ रहा है, घबराहट आ रहा है, नोजिया या वॉमिटिंग हो रही है, पहला काम क्या करोगे? अब आप हॉस्पिटल में हो, घर पे नहीं हो, क्या करोगे? अब 90 के एडमिनिस्ट्रेट करेंगे सर बाइलिंगुअल। सबलिंगुअल, वेरी गुड, सबलिंगुअल, बाइलिंगुअली सबलिंगुअल। जीभ के नीचे लगनी है, जीभ के ऊपर नहीं रखना है इसको, ठीक है? और क्या करोगे? जो डिस्प्लिन हमने घर दी थी वो यहां भी मिलती है, जब गांव में तो यहां भी तो होगी, यहां नहीं मिलेगी, तो यहां भी देनी है आपने 300 mg इकोस्प्रिन देनी है। और क्या करना है? एनीबॉडी? ऑक्सीजन अगर पेशेंट की कम हो रही है तो नहीं होती, केवल अब होनी देनी पड़ेगी। हमारा टारगेट क्या ऑक्सीजन का? 95%। अगर इसे कम जा रही है तो हम देंगे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा भी नुकसान करती है। और आपने पहला नाइट्रोग्लिसरीन दे दी, जीभ के नीचे लगा दी, उससे थोड़ी बहुत खून की नसें फैल जाएंगी, थोड़ा खून और अच्छा बढ़ जाएगा। जो थक्का जमा हुआ था उसके ऊपर और प्लेटें ना चिपके, जो चिपक गई वो चिपक गई, उसको हम कुछ कर पाएंगे। अभी जो ना चिपके हो, क्या कर रहे हैं आप? एंटी प्लेटलेट दे रहे हैं, प्लेटलेट और ना चिपके आपको उस थक्के, क्योंकि अगर 80% से ऊपर ब्लॉकेज हो गई अगर बाई चांस पेशेंट की, तो वो तो फिर हार्ट बिल्कुल ही बैठ जाएगा उसका। तो उसको रोकने के लिए क्या करेंगे हम? एंटी प्लेटलेट देंगे। तो पहली कौन सी है? इकोस्प्रिन। दूसरी है क्लोपिडोग्राम, 600 mg देते हैं। तीसरी देते हैं हम स्टैटिन, जो लिपिड था ना, एलडीएल वाला, तो गंदा फैट था जो, वो और ना बढ़े बॉडी में, तो 80 mg हम अटोरवास्टैटिन देते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये अब सारे कोई स्टूडेंट जाते हैं हॉस्पिटल में ट्रेनिंग के लिए, जाते हो सारे, तो तुम ड्यूटी कर रहे हो, कभी तुम्हें लगे ऐसा डॉक्टर नहीं है, तुम अकेले वहां पर काम कर रहे हो, तो वहां पर आप ये 3 चीजें आप दे सकते हो, सेफली दे सकते हो, कोई नुकसान नहीं है इसमें, चाहे बीपी कम हो चाहे ज्यादा हो, ठीक है? बीपी ज्यादा है तो पहला काम क्या करोगे? एंटी हाइपरटेंसिव। कौन सा? एक्टिनोलोल। वेरी गुड, बीटा ब्लॉकर देंगे। तो बीटा ब्लॉकर 2 काम करेगा, एक तो हार्ट रेट कम करेगा, एक बीपी भी कम करेगा। तो अगला काम क्या करना है आपने? बीपी चेक करना है। अगर बीपी 90 से कम है, सिस्टोलिक, और पल्स रेट अगर 60 से कम है, तो हमें बीटा ब्लॉकर नहीं देने। दीज आर कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर बीटा ब्लॉकर। तो उस टाइम फिर हम बाकी चीजें देंगे, ठीक है? अगर पल्स चल रही है 60 से कम, बीपी ठीक है, तो हम नहीं देंगे बीटा ब्लॉकर। फिर हम क्या देंगे? टेलमिसार्टन। क्या देंगे? एट्रोपिन नहीं, एट्रोपिन नहीं देंगे अभी, ठीक है? एट्रोपिन देके आपने हार्ट को और नहीं बढ़ाना, क्योंकि जितना और हार्ट को चलाओगे, हार्ट की पहले ऑक्सीजन नहीं है, हार्ट को और ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी, तो ऑक्सीजन कहां से आएगी? फिर हार्ट हार जाएगा, अल्टीमेटली विल लैंड इनटू फेलियर। तो हमने हार्ट रेट का जो है टारगेट रखना है 50 से 60 के बीच में, बस, ज्यादा नहीं। तो और क्या करोगे? कि पैरिंग दे सकते हो आप, अगर आपको नॉलेज है तो, स्मार्ट स्टाफ हो तो पैरिंग कौन सा देते हैं? इनोक्सा पैरिंग के नाम से आता है, लो मॉलिक्यूलर वेट, 0.6 ml सब कैट लगाते हैं, पेट में स्किन उठाई लगा, सेफ है लगाना बिल्कुल, ठीक है? या फिर एक सिंपल ही पैरिंग आता है, उसको बोलते हैं अन यूएफएच कहते हैं उसको। तो 5000 यूनिट आईवी स्टैट दे सकते हो। इतना काम करती है तो आर्टिस्ट आपने डॉक्टर के आने तक का जो थ्रोम्बस और ना बढ़े, थोड़ा बहुत अगर बन रहा है तो वो भूल जाए दवाइयों से, इतना काम कर दिया आपने। मतलब आपने डॉक्टर से बड़ा काम कर दिया। डॉक्टर भी 30 मिनट तक आएगा, इतने में वो थ्रोम्बस और हार्ड हो जाएगा। जितना हार्ड होता जाएगा उतनी सप्लाई और कॉम्प्रोमाइज होती जाएगी, उतना ही हार्ट और खराब होता जाएगा, ठीक है? अब इतना काम कर दिया। अगर आपने ईसीजी आपको देखनी आती है, दिख रहा है क्या? यस सर। ये वेव पी वेव, ये क्यू,
ये RST, ये जो सेगमेंट है दैट इज कॉल्ड ST सेगमेंट। अगर आपको ECG में ये चीज दिख गई तो ये है ST एलिवेशन MI। इसको आपको थ्रोम्बोलाइज करना पड़ेगा। किससे कहते थ्रोम्बोलाइज करते हैं? अभी पढ़ाया था मैम ने थोड़ी पहले, स्टेटिन सर, है थ्रोम्बोलाइटिक। स्ट्रेप्टोकाइनेज अभी पढ़ाया था मैडम ने। अभी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, स्ट्रेप्टोकाइनेज, रेटिकुलेट, नेक्टिप्लेज, ठीक है ना। तो कि ये अगर ST एलिवेशन है तो हम ये समझते हैं कि बहुत ज्यादा चोट लग चुकी है हार्ट पे, थक्का ज्यादा टाइट हो चुका है, उसको खोल दो, खोलने की कोशिश किसे करेंगे? तेजाब डाल के। ये तेजाब का काम करता है, उसको डिजोल्व करने की कोशिश करेगा। तो अगर ST ऐसे उठ रहा है तो आपको ST स्ट्रेप्टोकाइनेज डॉक्टर से कंसल्ट से, खुद नहीं लगाना क्योंकि रिस्क बहुत है उसमें, साइड इफेक्ट्स बहुत है, वो देखने पड़ेंगे किसमें लगाना किसमें। तो डॉक्टर से कंसल्ट करके एटलीस्ट आप यू कैन टेल सर हम क्या लगा दें या तैयार कर लें, ठीक है। तो इतना आप अरेंजमेंट कर लोगे, पेशेंट को लगा दोगे तो आप उसको मायोकार्डियम को बचा लोगे। इसके बाद क्या होगा? अगर ST एलिवेशन ठीक नहीं किया तो अगर मैंने इसको ठीक नहीं किया, इसको मैंने नहीं खोला तो क्या होगा? इसके बाद ब्लॉकेज हो गई। ब्लॉकेज तो होने के बाद ही ऐसा होगा। उसके बाद क्या होगा? मायोकार्डियम डेड हो जाएगा, मायोकार्डियम सूख जाएगा, आपका खेत सूख जाएगा। खेत जब सूखेगा दिस इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मीन बॉडी करेक्ट, आत्मा से परमात्मा का मिलन। चांसेस थे ना बचाने के, मौका दिया था भगवान ने, लेकिन हमने तो मिलवाना था आत्मा को परमात्मा से, है नहीं। हमारे पास चांसेस थे ना बचाने के, सिम्टम दिए ना हमें, स्वेटिंग करके दिया भगवान ने, हमें बताया अभी पहचान लो, नोजिया दिया, वॉमिटिंग दिया, चेस्ट पेन दिया, लेकिन हम अपने फोन में बिजी, हम अपने चाय में बिजी, अभी करते हैं, ना ECG करी, ना अपने लोडिंग डोज करी, नहीं। फिर पेशेंट चला गया ST एलिवेशन में, वो भी मौका दिया कि अभी भी कुछ कर दो, उस टाइम भी कुछ नहीं किया आपने। उसके बाद कहां गया? वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया में। इस टाइम भी कुछ नहीं किया आपने। अगर इस टाइम भी मौका था, इस टाइम क्या कर सकते थे हम? डिफिब्रिलेशन। वेरी गुड, वी कैन गिव शॉक एंड वी कैन सेव द पेशेंट टिल नाउ आल्सो। यहां तक भी हम पेशेंट को बचा सकते थे, शॉक देके फटाफट रिदम वापस करके और फिर थ्रोम्बोलाइज करके कैथ लैब में लेके स्टंटिंग या बाईपास करा के पेशेंट कैन बी सेव टिल नाउ, लेकिन नहीं किया हमने। उसके बाद पेशेंट की लाइन स्टेट हो गई। तो सडन डेथ जो होती है, आप कहते हो गांव में सोए रह गया, थोड़ी सी यहां पर भारीपन सा हुआ था, पर उसके बाद तो भगवान ने बुला ही लिया उसको, नहीं। कई बार होते कितने अपने सोए रह गया, भारीपन सा हुआ, चाय पी थी, भारीपन सा हुआ, उसके बाद उठे नहीं। ये सारे MI चल रहे होते हैं सारे। तो मोस्ट कॉमन कोज जो सडन कार्डियक डेथ का है वो क्या है? मायोकार्डियल इंफार्क्शंस। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, हमें इसे जानना बहुत जरूरी है। आप कहीं भी ड्यूटी करोगे, आपके सामने पेशेंट कहीं पर कह देगा घबराहट हो रही है, मेरी उल्टी हो रही है, आप उसको इग्नोर नहीं करोगे, आप उसको सीरियसली लोगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हमारे पास सिर्फ 20-30 मिनट ही है बचाने के लिए, उसके बाद तो पता नहीं कब वो स्ट्रेट लाइन आ जाए, ठीक है। आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। चलो थैंक्स, ज्यादा बहुत करोगे